क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैटलॉग का। और हाँ, ये हूँ मैं और ये भी मैं ही हूँ। नाम पढ़ लिया है ना, तो ओपी नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना मत भूलना। अब सुनो मेरी बात, ये मेरा लाइफ का पहला एनिमे मूवी थिएटर एक्सपीरियंस था। सच में सच बोलूं तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा सररियल होगा। भाई बहुत अच्छा था, इतने ज्यादा लोग भरे हुए होंगे, मैंने ये भी नहीं सोचा था एक एनिमे मूवी को देखने के लिए। बट सच में द क्रेज डीमन स्लेयर इज ओपी और नेक्स्ट लेवल ब्रो, मजा आ गया देख के। बाकी गूज़बम्प्स के अलावा मैंने बहुत सारी चीजें देखी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर दूसरी वीडियोस देखनी तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। तो मूवी स्टार्ट होती है वहीं शुरू वाले एंगल से जहाँ पे हमने देखा था इन्फिनिटी कैसल के अंदर सारे के सारे स्लेयर्स गिर रहे होते हैं। आई होप आप सबको पुरानी स्टोरी याद होगी, आई होप याद होगी, नहीं हो तो याद कर लो, ठीक है। वहीं से सीन स्टार्ट होता है, बट हमें दिखा रहे हैं कि वो गिर चुके हैं। उसके बाद का सीन यहाँ पे जो स्टोन हाशिर है उसको इन सब चीजों के बारे में पता होता है। वो कहता है कि जो मेरे मास्टर थे उबयाशिकी, उसने बोला था कि ये सारी चीजें होंगी, जिसपे ये बंदा तो फुल रेडी था। बाकी हम देखते हैं कि बाकी के डीमन स्लेयर्स भी सारे के सारे डीमन से लड़ रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ 3-4 लोग दिखाए जाते हैं। पहले हमें शिनोबु दिखाई जाती है, दूसरा हमें अपना जेनित्सु दिखाया जाता है मेन, तीसरा अपना तांजीरो कामाडा दिखाया जाता है। इन तीनों लोगों की मेन फाइट है और डीमंस के अंदर अपने को सबसे बेस्ट अकाजा दिखाया जाता है। तो सबसे पहली फाइट स्टार्ट हो जाती है अपने शिनोबु और डोमा की। यहाँ पर डोमा एक बहुत ही ज्यादा क्यूट बच्चा बन के एक्टिंग कर रहा होता है, लड़कियों को खा रहा होता है। इतने में हमारी शिनोबु से देख लेती है और वो उस लड़की कैसे जैसे स्पीड में, बिल्कुल स्पीड में बचा लेती है। बट इसे पता चलता है डोमा उसे कट कर चुका है और ये चीज बहुत अजीब भी थी क्योंकि डोमा बहुत फास्ट है, शिनोबु से भी ज्यादा फास्ट। उसके बाद इनके बीच में हम बहुत बड़ा क्लैश देखते हैं जिसके अंदर हमें लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं डोमा कभी ना कभी तो हारे, कभी ना कभी तो हारे। बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इतनी जल्दी इस फाइट को इस पॉइंट पे लेके चले जाएंगे कि शिनोबु हार जाएगी। मुझे सच में नहीं लगा था। और सॉरी अगर ये स्पॉयलर्स हैं, अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लो, पूरे स्पॉयलर्स होने वाले हैं इसमें, मैं बता देता हूँ। और शिनोबु यहाँ पर बिल्कुल मर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो शिनोबु की स्टूडेंट थी, कोनोहा जो भी नाम था उसका, ये बंदी आती है और ये फिर डोमा से लड़ती है। बट इस टाइम पे अपना डोमा, छी भाई कैसा चीपड़ बनता है, ये बंदा शिनोबु को अपने अंदर निगल लेता है, नोट की खाता है, बस वो अब्सॉर्ब कर देता है उस लड़की को अंदर, हाशिरा को अंदर। और इसी के साथ डोमा वर्सेस शिनोबु यही खत्म हो जाता है। भाई जो चीज मतलब एनिमेशन के तौर पे मुझे इतना प्यारा लगा था क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी टेक्निक्स के अंदर एनिमेशन ऐड करके क्या चौकस लग रहे थे, मजा आ गया। अब यहाँ पे जेनित्सु की हाइलाइट्स मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हुआ था जेनित्सु वर्सेस काइगाकू और काइगाकू एक सिंपल सा उसका दोस्त हुआ करता था, स्टूडेंट ही था वो उसके मास्टर का। बट यहाँ पर हमारा जेनित्सु को एक बात पता चली है कि जो उसके मास्टर थे ना, उन्होंने सुसाइड कर ली। और वो क्यों किया? क्योंकि जो उसका स्टूडेंट था मतलब काइगाकू था, उसने अपने आप को डीमन बनना ज्यादा प्रेफर किया एक अच्छा इंसान बनने से। और उसका भी एक सिंपल सा रीजन उन्होंने ये बताया, अपने जेनित्सु को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ थंडर ब्रीदिंग आती थी, लेकिन जो काइगाकू है उसको बाकी की 6 फॉर्म ऑफ थंडर ब्रीदिंग आती थी। जिस चक्कर में हमारा जो मास्टर था, जेनित्सु का मास्टर, उसने डिसाइड किया था वो इन दोनों को इसका सक्सेसर बनाएगा, क्योंकि एक तो सिखा सकता है फर्स्ट और एक सिखा सकता है बाकी की छह। लेकिन काइगाकू ये सारी चीजें नहीं समझता और ये बंदा कोकुशिबो से उसका ब्लड ले लेता है और आखिरकार एक डीमन बन जाता है, जो अपर मून में एक तरीके से रैंक कह सकते हैं कि वो रैंक था। बट फिर बाद में भाई जो हमने फाइट देखी थी ना, भाई साहब क्या फाइट थी। जेनित्सु ने तो लिटरली पूरे हॉल के अंदर धुआं मचा दिया था, हवा मचा दिया था। और भाई साहब मतलब लिटरली आप सोच सकते हो लाइटिंग इतनी प्यारी थी कि गूज़बम्प्स दे रही थी। और आखिरकार एट लास्ट जेनित्सु ने इस बंदे को अपनी 7th फॉर्म दिखा के काट दिया, मार दिया। और लास्ट में ये मरने वाला होता है, बट हम देखते हैं उसको मुंजीरो जो भी था वो बंदा बचा लेता है, मुइचीरो। और यहीं पे खत्म हो जाती है जेनित्सु वर्सेस काइगाकू। और फिर आती है हमारी एपिक फाइट, जहां हम देखते हैं फाइट होने वाली है अकाजा वर्सेस तांजीरो एंड ग्यू। और ये फाइट इतनी ओपी थी कि बस पूछो मत। यहाँ पर जब अकाजा एंट्री ले रहा होता है ना, उस टाइम पे बता दिया था कि ये विलन बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये बंदा लिटरली सारे के सारे कैसल्स को तोड़ते हुए इतने बढ़िया एनिमेशंस के साथ नीचे आता है और आते ही तांजीरो को तोड़ने की कोशिश करता है। बट समहाउ ये सारी चीजें चलती हैं। अब इसमें मेन जो हाईलाइट्स थी अकाजा वर्सेस तांजीरो वाली, इसमें अकाजा क्या करता है, सबसे पहले तांजीरो से लड़ता है, लेकिन वो खुश हो जाता है तांजीरो को देख के क्योंकि तांजीरो बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है। और इस टाइम पे गियो तांजीरो की तारीफ करता है और वो गियो कहता है कि ये बंदा लिटरली भी हाशिरा लेवल के ऊपर है। बट हम देखते हैं उसके बाद में अकाजा गियो को तो बहुत दूर फेंक देता है और फिर ये सिर्फ और सिर्फ तांजीरो से लड़ता है। और जब ये तांजीरो से लड़ रहा था तो तांजीरो का कोई भी अटैक इसके ऊपर वर्क नहीं करता। इसके बाद में हम देखते हैं तांजीरो का कन्विक्शन, मतलब ये बंदा डिसाइड करता है इसके सारे अटैक्स वगैरह को रिहर्स करने का या फिर ऑब्जर्व करने का, नोटिस करने का कि हम कैसे इसके बीच में तोड़ निकाल सकते हैं। और फिर वो तोड़ निकाल भी लेता है। वो देखता है कि जो अकाजा है ना, वो हर
हर एक मूव को ऐसा मान लो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, बहुत आराम से एक जलती मोम की तरह देख सकता है कि कौन क्या करने वाला है। अगर आपके अंदर कोई भी विल ऑफ फाइट होगी तो वो बंदा पहचान लेगा, और ये चीज समझ के, ये चीज अपने बाप को याद करके तांजीरो ये चीज बिल्कुल पलट देता है अकाजा के पलटे में। मतलब ये बंदा फिर अकाजा से लड़ता है और एक बारी में उस बंदे की गर्दन काट देता है। और अकाजा इस टाइम पे इतना कंफ्यूज था कि बस पूछो मत। ये बंदा सोचता है कि हुआ तो हुआ क्या, मैं पहचान ही नहीं पाया कि इसने क्या किया। बट यहाँ पर हम देखते हैं अकाजा फुल ट्राई करता है कि अपनी गर्दन वापस जोड़ दे। वो लगभग जोड़ देता है, और इस टाइम पे जो एक्सपीरियंस था थिएटर का, भाई मेरे पीछे कुछ लोग बैठे थे, उन लोगों ने इतना गंद कर दिया था कि वो हंस रहे थे बीच बीच में अपना ही बकवास करके। बट भाई जो थिएटर एक्सपीरियंस था कि उस बंदे ने कैसे अपनी गर्दन पकड़कर वापस लगा ली गोड गोड, बहुत भयंकर था भाई, बहुत भयंकर। और बाद में वो ये सब करते करते अपनी गर्दन लगा ही रहा था, इतने में अपना ग्यू आके उसकी गर्दन ही गिर देता है और उसकी गर्दन पूरी जल जाती है। अब यहाँ पे तांजीरो और ग्यू सोचते हैं कि ये हार चुका है, बट अपना ग्यू नहीं हारा था। वो बंदा बिना गर्दन के इन लोगों से लड़ा है, और लड़ने के बाद हम देखते हैं ग्यू की एक पास स्टोरी, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि ग्यू एक नॉर्मल इंसान था जो उसके बाप के लिए मेडिसिन वगैरह के लिए चोरी किया करता था। क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत टाइम पहले की बात है, पहले तो ये चीज पैसे कमाने के लिए इधर फार्मिंग करनी पड़ेगी या फिर कोई बहुत ही बड़ा काम करना पड़ेगा, और ये बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा ऑब्वियसली, लेकिन उसका बाप इतनी खराब हालत में होता है कि बस पूछो मत। जिस पे इसने डिसाइड किया था ये चोरी करेगा। अब इसको जो पकड़ते थे ना वो बहुत गंदा 100 डंडे मारते थे जो बड़े बड़े लोग नहीं सहन कर पाते थे। जिस चक्कर में हम देखते हैं कि ये बंदा हमेशा चोरी करता था, सब कुछ करता था, सब कुछ करता रहता था अपने बाप के लिए, सिर्फ उसका बाप जी जाए सिर्फ इस चीज के लिए। और फिर बाद में हम देखते हैं कि उसके बाप ने सुसाइड कर लिया ये बोल के कि अकाजा तो है ना बहुत गलत काम करता है, मेरे चक्कर में करता है और मुझे बहुत गिल्ट है कि मैं तेरे लिए ये चीजें सही नहीं कर पाया, ब्ला ब्ला। बट उसका बाप मर जाता है। फिर बाद में अकाजा इस चीज को रोके क्या करे कुछ नहीं समझ आता, तो अकाजा क्या करता है, गांव वालों के ऊपर जाके चढ़ जाता है और बहुत सारे गांव वालों को मार देता है। और फिर यहाँ पर एक मास्टर आता है जो बंदा अकाजा को तोड़ के उसको अपने घर लेके चला जाता है, और वो भी ये बंदा अपनी बेटी के पास छोड़ देता है इसको, क्योंकि उसकी बेटी की भी तबीयत खराब होती है। और वो जो बंदा था वो कराटे मार्शल आर्ट के अंदर बहुत पावरफुल था। इसका मतलब ये है कि वो अपने मुक्कों से लोगों को मारा करता था, बहुत पावरफुल था। उसके बाद में अकाजा उस बेटी का बहुत ध्यान रखता था, बहुत ज्यादा, इतना कि बस पूछो मत। इतना कि 3 साल बाद में वो उसकी बेटी कुल मिला के ठीक भी होगी थी, और अकाजा भी काफी ठीक था, चोरी चकारी सब छोड़ दी थी। बट हम देखते हैं एक रात ये बंदा कहीं से आ ही रहा होता है, बट इसको कुछ गलत फीलिंग आ रही होती है कि कुछ तो गलत है। अब गांव वालों ने इस घर मतलब जो भी घर था उसके वेल के अंदर, कुएं के अंदर भाई जहर मिला दिया, और दोनों के दोनों बाप और बच्ची को जान से मार दिया। अकाजा घर पे नहीं था इसलिए बच गया। बट ये देखे ये बंदा इतना गुस्सा हुआ कि बस पूछो मत। अब पता ऐसा चलता है कि गांव वालों ने नहीं मारा, इसके सामने एक स्वॉर्ड वाला डोजो था, उन लोगों ने ही ये चीज करी, क्योंकि ये लोग मतलब कॉम्बैट के अंदर उनको नहीं हरा सकते। तो अकाजा क्या करता है, जाता है उन सब लगभग 64 या 70 बंदे थे, उन सबको जान से मार देता है सिर्फ अपने बेयर हैंड से, पंचेस से। और ये करके इस बंदे ने इस फाइट को जीती थी। इसके बाद हम देखते हैं अकाजा लगभग मरी हालत में होता है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। बट यहाँ पर आ जाता है मुजान, और मुजान किबुत्सुची उसको दे देता है अपना ब्लड डीमन आर्ट, और ये बंदा बना देता है इसको अपर मून 3, और ऐसे करके अकाजा बना था अपर मून 3। बट फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा लास्ट में तांजीरो और ग्यू को मार ही रहा होता है, बट तांजीरो कैसे जैसे ग्यू को बचाए, इतने में अकाजा स्माइल करता है और अपने ऊपर सारे अटैक्स कर देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि मुझे मरना है। बट ये बंदा इस टाइम पे खत्म हालत में था, पूरी हड्डियां दिख रही होती हैं, ये वापस मतलब नेचुरली रीजनरेट करने लग जाता है, जिस चक्कर में इसको वापस लगता है कि मुझे और पावरफुल होना है, और पावरफुल होना है, और पावरफुल होना है, वापस रीजनरेट करने लग जाता है। बट यहाँ पर इस लास्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि अकाजा की बीवी मतलब जो उसकी वाइफ होने वाली थी वो बंदी इसके सामने आती है। ये इमेजिनेशन थी, और ये बंदी इसका हाथ पकड़ के उसको अपनी दुनिया में ले जाती है, और कुल मिला के अकाजा को रोक देती है रीजनरेट करने से। अगर इस टाइम पे अकाजा रीजनरेट कर लेता, जो वो कर सकता था विदाउट एनी सेकंड थॉट, वो कर सकता था। बट अगर कर देता तो तांजीरो किसी हालत में नहीं था, गियू किसी हालत में नहीं था, वो दोनों मरते। और ये बंदा उसके बाद में इतने प्यार से हक करता है उस बंदी को, और ये कहते हैं मुझे अब कहीं नहीं जाना। और फिर बाद में अकाजा की ऐसे डेथ होती है, अपर मून 3 की डेथ ऐसी होती है। और इसी पॉइंट पे हम देखते हैं मूवी आराम से थोड़ा स्लो पेस पे खत्म होती है। लोगों को थोड़ी स्लो पेस मूवी लगी थी, क्योंकि लास्ट में अकाजा अपनी स्टोरी बताने लग गया था। अब सेकंड हाफ में स्टोरी इसने गलत बताई, फर्स्ट हाफ में बता देता तो शायद ऐसा होता कि लोग कहते कि हाँ चलो वो बिल्डअप चल रहा था, फिर बाद में हुआ। बट ऑब्वियसली सेकंड हाफ में वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे थके आ रहे कि कुछ तो ऐसा आ जाए जिसमें मजा आ जाए, जो बस ये था कि वो बंदा हक करता अपनी बीवी को, उसके अलावा कुछ भी ऐसे मजेदार मतलब रुला देने वाला था, मजेदार नहीं। बट द थिएटर एक्सपीरियंस आई हैड ब्रो दैट वाज अमेजिंग। एंड मेरे पास एक स्टोरी है बताने के लिए। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जिसके 100 के सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। उसको है ना जब 7 तारीख को प्रीमियर था, प्री रिलीज सेल
मेल जो भी होता है, जो स्क्रीनिंग वाला सीन था, उस टाइम पे उस बंदे को मेल आई थी कि आप देख सकते हो, वो भी फ्री में। तो मैंने उससे पूछा, उसने मुझे बताया और मेरे पता है बुग्गू बुग्गू होने लगी दिल के अंदर। मैंने सोचा कि शायद इस बार तो नहीं, बट शायद 2026 या 27, जैसे 2026 में बहुत सारी मूवीज आ रही है, अभी चैंसो मैन भी आने वाली है, जित्सु काइसन कलिंग गेम भी आने वाली है, बहुत सारी आने वाली है, वो सारी शायद काश इस साल एनी हाउ कुछ मतलब आप लोगों की कृपा रही तो आप लोग करवा दो 100 के सब्सक्राइबर ऑन माय यूट्यूब चैनल। उसके बाद मैं भी आऊं भाई स्क्रीनिंग के ऊपर, आप लोगों से मिलूं, आप लोग मुझे देख के खुश हो जाओ, समथिंग लाइक दैट, मजा आ जाए, ऐसा कुछ हो यार। मतलब बहुत ऐसे लगा कि काश ऐसा हो जाए। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था। आई होप आप सबको ज्यादा स्पॉयलर्स ना दियो, यही बेसिक स्टोरी थी इस मूवी की। बट अगर आप लोगों को मजा आया हो इस वीडियो को देखने में तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। बाकी अगर आपको लुकिज्म कॉस्टिज्म मैनेजर के वायरल अलर्ट देखनी है तो प्लीज जाकर चेक करो और अपने हिसाब से मुझे एक बार कमेंट करके ये बताओ कि मुझे कौन सा एनीमे या फिर कौन सा मानवा या मांगा एक्सप्लेन करना चाहिए। भाई बरसरकर या फिर कोई मुझे बता रहा था सीक्रेट क्लास, भाई ये सब मुझे मत बताना, क्योंकि ये सारे, एक तो बरसरकर की मैंने आर्ट देखी, वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव थी भाई, इतना कि मुझे पढ़ने में भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट हाँ ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो वो भी हो जाएगा, नोट एन इशू ब्रदर। और बाकी रही बात सीक्रेट क्लास, अबे गवारो थक रुक जाओ, मैं वहां पढ़ने गया और पढ़ते मैंने देखा ये क्या है, बट गुड, नॉट गुड ब्रो बट गुड ब्रो, जो भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।